हेलो दोस्तों। आज पढ़ते हैं कि कर क्या होता है। ठीक। कर जो है सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कर क्या होता है? कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए गए कर को नहीं चुकाता तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलता है। अतः कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा इस तरह से भी समझ लेते हैं। तो अब ये कर क्या होता है? मान लीजिए गवर्नमेंट जो कर लगाती है, ये जो कर लगाया जाता है ये प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता है क्योंकि ये एक अनिवार्य भुगतान है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। वैसे पूरे देश में बहुत से लोग हैं, लेकिन इस व्यक्ति पर मान लीजिए किसी प्रकार का कर लगाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इस व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। इनकम टैक्स लगाया जाता है और इस व्यक्ति की आय जो है 5 लाख से ऊपर है। तो मान लीजिए इस पर सरकार ने 5% टैक्स लगा दिया। तो 5 लाख से ऊपर इस व्यक्ति की आय होने के कारण इस व्यक्ति को अपनी इनकम का 5% टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यह सरकार का एक अनिवार्य भुगतान है। सरकार ने टैक्स क्यों लगाया है? क्योंकि सरकार टैक्स के द्वारा अपनी आय प्राप्त करती है। ठीक। वैसे सरकार के पास बहुत से तरीके होते हैं आय प्राप्त करने के, लेकिन सबसे बड़ा जो तरीका है, सरकार टैक्स लगाती है। टैक्स के द्वारा बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा कलेक्ट किया जाता है। ठीक। अब समझ लेते हैं कि ये जो टैक्स है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है कंपल्सरी पेमेंट, अनिवार्य भुगतान। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। अनिवार्य भुगतान। कर एक अनिवार्य भुगतान है। यदि सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर कर लगा देती है तो इच्छा न होते हुए भी उसे कर देना पड़ता है। कर जनता को सरकार के मांगने पर चुकाना पड़ता है। कर न देने पर सरकार की ओर से दंड दिया जाता है। वस्तुओं पर लगाए गए करों से हमें उस समय तक बच सकते हैं जब तक हम उन्हें नहीं खरीदते। जैसे रेडियो पर बिक्री पर लगाया जाता है, यदि हम रेडियो न खरीदें तो हमें यह कर देना ही नहीं पड़ेगा। परंतु यह बात प्रत्यक्ष करों के संबंध में लागू नहीं होती है। अब ये अनिवार्य भुगतान कैसे हैं ये देखते हैं। हमने ये उदाहरण लिया था कि ये मान लीजिए ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति के ऊपर हर लोगों पे कर लगाया जाता है। मान लीजिए ये व्यक्ति मार्केट में जाके कोई वस्तु खरीदता है। मान लीजिए ये कोई ए वस्तु है, इसको खरीदता है। अगर यह ए वस्तु को खरीदेगा तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। जो यह मार्केट प्राइस पर जो चीज़ ले रहा है उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, क्योंकि कोई भी मार्केट में चीज़ बिकने के लिए आती है तो वो फैक्टर कॉस्ट पे नहीं बेची जाती है, वो बेची जाती है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस में टैक्स और सब्सिडी दोनों इंक्लूड होती हैं। ठीक। अगर यह व्यक्ति इस कर से बचना चाहता है तो एक ही तरीका है
कि ये इस वस्तु को न खरीदें, तभी इस कर से बच सकता है, अदरवाइज इसे कर का भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाता है, सरकार उसे दंड देती है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। अब ये पब्लिक वेलफेयर क्या होता है? कर की दूसरी विशेषता है कि प्राप्त आय सार्वजनिक हित के लिए खर्च की जाती है। ठीक, इसका लाभ केवल किसी विशेष व्यक्ति को नहीं होता बल्कि पूरे समाज को होता है। जो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो क्यों लेती है? ताकि सरकार के पास पैसा आए, सरकार के पास पैसा ज़्यादा होगा तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करेगी और सरकार कोशिश करेगी कि जो आय आय की समानता बनी रहे लोगों के बीच में। ठीक, जो गरीब व्यक्ति हैं जो खाना भी अच्छी तरह से नहीं खा सकते हैं उनके लिए नई स्कीमें लेके आती है। तो ये जो नई स्कीमें लॉन्च करती है सरकार, उनके लिए सरकार के पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे नई नई योजनाएं लागू करेगी? ठीक है, इसीलिए तो ये टैक्स लगाए जाते हैं। टैक्स बहुत प्रकार के लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के टैक्सों से सरकार को इनकम प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष लाभ का अभाव। कर देने वाले को कर के बदले में कोई प्रत्यक्ष विशेष लाभ नहीं मिलता। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है तो उस वस्तु को अगर खरीदता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, तो डायरेक्ट रूप से उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हो सकता है अगर वो गरीब आदमी हो और इनडायरेक्ट रूप से उसे लाभ मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, अब चौथा पॉइंट है कर और लाभ का आनुपातिक संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, वो व्यक्ति जो भी टैक्स पेमेंट करता है तो वह यह आशा नहीं रख सकता है कि उसे उतना ही पैसा वापस मिले। ठीक है, यानी कि मान लीजिए उसने टैक्स के एवज में उसने 10 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो वह यह नहीं सोच सकता कि उसे 10 ही रुपये का वापस बेनिफिट मिलेगा। यह तो एक अनिवार्य भुगतान है जो गवर्नमेंट को किया जाता है, यानी कि कर का और लाभ का कोई आनुपातिक संबंध नहीं होता है। ठीक, पांचवा पॉइंट है कर देना व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है। हर व्यक्ति को कर देना चाहिए, वो उसका उत्तरदायित्व है, क्योंकि यह कर जो सरकार के पास जमा होता है, इससे सरकार नई नई स्कीमें लॉन्च करती है, रोड बनवाती है, एयरपोर्ट बनवाती है। ठीक है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बेहतर करती है, बहुत से काम है सरकार के। तो सरकार तभी उन कामों को कर पाएगी जब उसके पास पैसे होंगे। ठीक, तो हर व्यक्ति को टैक्स देना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक, अब छठा पॉइंट है कानूनी व्यवस्था, लीगल प्रोसीजर। तो कर की एक विशेषता यह भी है कि कर कानूनी तौर पर ठीक ढंग से लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर को लगाने के संबंध में कानूनी नियम होते हैं, इसलिए कर नियमानुसार ही लगाए जाते हैं। इनके कर जो लगाए जाते हैं वो नियम के अनुसार ही लगाए जाते हैं। ये नहीं है कि जिस बंदे के पास कम आय है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़े, जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसको कम टैक्स देना पड़े। तो सरकार जो टैक्स लगाती है वो सब कुछ देख कर लगाती है, किसी व्यक्ति पर ज़्यादा बोझ नहीं डालती है। जिसके पास कम पैसा है उस को कम टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है टैक्स। टैक्स की ये विशेषता है 6-7, ये आप पढ़ लेना।
मैंने समझाने की कोशिश की है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स के, टैक्स लगाया क्यों जाता है। ठीक, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सरकार के पास कोई और भी तरीके हैं क्या इनकम प्राप्त करने के, या फिर टैक्स से ही प्राप्त करती है। टैक्स तो एक मेजर पार्ट है सरकार के पास पैसे कलेक्शन करने का। दूसरे और भी रास्ते हैं, जैसे कि फीस। सरकार जो है हर चीज़ों पर फीस लगा देती है। जैसे कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको फीस देनी पड़ती है पर मंथ, यही 40 रुपये 30 रुपये इस तरह से। ठीक है, कोर्ट वगैरह में कुछ बनवाने के लिए जाते हैं, जैसे कि ड्राइवर लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है तो लाइसेंस फीस होती है। ठीक है, तो सरकार कई प्रकार की फीस लेती है, उन उससे भी सरकार को इनकम प्राप्त होती है। जुर्माने हैं, सरकार तरह तरह के जुर्माने लगा देती है। अगर किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, तो आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो आपका चालान कट जाएगा, उससे इनकम प्राप्त होती है गवर्नमेंट को। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम के लाभ, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, सरकार को इनसे भी लाभ प्राप्त होता है। यानी कि गवर्नमेंट के खुद के भी उद्यम यानी कि उद्योग होते हैं, उनसे आय प्राप्त होती है। सरकार को गिफ्ट में भी मिलता है, यानी कि विदेशों से कोई भी अलग देश है, मान लीजिए अमेरिका है, भारत को किसी प्रकार का गिफ्ट देता है या फिर अनुदान देता है, तो इनसे भी सरकार को आय प्राप्त होती है। तो सरकार के पास इनकम के सोर्स और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो टैक्स ही है। ठीक है, टोल कलेक्शन लगा लीजिए, टोल से बहुत ज़्यादा कमाई होती है सरकार की। तो ये सब टैक्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, अब करारोपण के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स के, टैक्स सरकार लगाती क्यों है। तो सबसे पहला कारण है राजस्व प्राप्त करना। सरकार का टैक्स लगाने का मोटिव ये होता है कि सरकार के पास पैसे इकट्ठे हो जाएं, जिनसे वह अपना काम कर सकें। ठीक है, सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल खोल रखे हैं, सरकार ने ये जो शिक्षा के लिए स्कूल खोल रखे हैं, कॉलेजेस खोल रखे हैं, तो इनमें जो टीचर पढ़ाते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो सरकार पैसे लाएगी कहाँ से, ये टैक्स के द्वारा ही तो कलेक्ट करती है। और जो गरीबों के लिए जो गरीब कल्याण योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और ये ऐसी योजनाएं चलाती हैं, तो इनको लागू करने के लिए भी सरकार के पास पैसे होने चाहिए। तो सरकार का पहला उद्देश्य होता है कि राजस्व कैसे प्राप्त करें, रुपए कैसे प्राप्त करें, तो टैक्स के द्वारा करती हैं। दूसरा है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल, यानी कि नियमन तथा नियंत्रण करना। तो करारोपण का उद्देश्य उपभोग, आयातों निर्यातों, लाभ आदि को नियमित करना है। उदाहरण के लिए शराब या नशीली वस्तुओं के उपभोग को नियमित करने के लिए सरकार शराब पर भारी मात्रा में कर लगा देती है। ठीक है, तो सरकार टैक्स के द्वारा कंट्रोल भी करती है। मान लीजिए जो सेहत के लिए चीज़ें हानिकारक हैं और वो मार्केट में बिक रही हैं, तो उन पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगा देती है ताकि उस चीज़ को कम कम खरीदें। या फिर जो नेसेसरी गुड्स हैं उन पर सरकार सब्सिडी दे देती है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको खरीद सके। ठीक, तो सरकार जिन वस्तुओं के आयातों को कम करना चाहती है उन पर अधिक कर लगा देती है, और जिन वस्तुओं के आयात को सरकार बढ़ाना चाहती है तो उन पर टैक्स कम लगा देती है। ठीक है, तीसरा क्या है कि साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। करारोपण का उद्देश्य जो होता है उत्पादन के साधनों के आवंटन में परिवर्तन करना भी है। यदि सरकार विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन से
सरकार को हटाकर अनिवार्य वस्तुओं के अधिक उत्पादन में उनका प्रयोग करना चाहती है, तो वह विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगा देती है। यानी कि जो अनिवार्य गुड्स होते हैं उन पर सरकार जो है कम टैक्स लगाती है, क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको खरीद सके। ठीक है। और जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, पता है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये इन वस्तुओं को वही लोग खरीदेंगे जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा, तो इन पर ज़्यादा टैक्स लगाती हैं। ठीक है। इससे संसाधनों का जो आवंटन है वो भी इक्वल हो जाता है। मांग कम होने के कारण उत्पादन कम किया जाता है और साधनों का कम प्रयोग होता है। इसमें मान लीजिए सरकार ने टैक्स लगा दिया विलासिता की वस्तुओं पर, तो उन्हें अमीर ही आदमी खरीद सकते हैं। ठीक है। गरीब आदमी की मांग कम होगी तो उत्पादन भी उन चीज़ों का कम किया जाएगा। जिन चीज़ों की मांग ज़्यादा होती है उनका उत्पादन अधिक किया जाएगा, वहाँ पर साधनों का भी अधिक प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है, असमानता को कम करना। कर कर लगाने का एक ये भी प्रमुख उद्देश्य है कि असमानता को कम करना। एक और सरकार करों की ऊंची दर द्वारा धनी वर्ग से अधिक आय प्राप्त करके उनकी आय तथा संपत्ति को कम करती है। ठीक है। मान लीजिए जो गरीब अमीर लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो उन पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है। उस टैक्स से क्या होता है कि उनकी तो संपत्ति कम हो जाती है, सरकार के पास पैसे आ जाते हैं, सरकार उन पैसों का प्रयोग गरीबों के कल्याण के लिए करती है। ठीक है। दूसरी ओर निर्धन की आय को कर मुक्त रख कर धनी वर्ग से करों के रूप में प्राप्त आय के द्वारा निर्धन वर्ग को अधिक सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है, उन्हें धनी बना सकती है। ठीक है। सरकार कुछ भी कर सकती है। मान लीजिए भारत देश में लोकतंत्र है, ठीक है, लगभग सब कुछ जो है सरकार के हाथ में ही है। तो जो कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर है उस पर अधिक टैक्स लगा देती है, तरह तरह के टैक्स लगा देती है, उसकी इनकम को कम किया जाता है, गरीब लोगों को वही पैसा अ, योजनाओं के माध्यम से पहुंचा देती है। तो पांचवा उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास। तो अब ये आर्थिक विकास का करारोपण से क्या लिंक है। करों का उद्देश्य क्या होता है कि देश के आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। कर लगाए इसलिए जाते हैं कि देश की आर्थिक विकास बढ़ सके। अब आर्थिक विकास कैसे बढ़ता है, जब सरकार टैक्स लगाती है तो सरकार के पास पैसे आते हैं, सरकार उन पैसों का प्रयोग नई नई योजनाएं बनाने में करती है। ठीक है। विदेशों के साथ व्यापार नीति बनाती है। ठीक है। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट बनाती है। तो आर्थिक विकास में भी टैक्स का बहुत ही योगदान है। करों के द्वारा सरकार धनी वर्ग की उपभोग आय को कम करके अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग को कम करती है। मान लीजिए लोग बिना काम की जो चीज़ें उनको खरीदे जा रहे हैं, तो सरकार उन पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है ताकि लोग उनको खरीदे नहीं। अगर उनको खरीदेंगे नहीं तो बाहर से उन वस्तुओं का आयात कम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी ओर सरकार करों के द्वारा प्राप्त आय का प्रयोग उत्पादक क्रियाओं में करती है। तो सरकार को जो करों के रूप में आय प्राप्त होती है उनका प्रयोग किन चीज़ों में किया जाता है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें करने लगती है, ताकि देश की जो है उत्पादन क्षमता बढ़ सके और आर्थिक विकास की दर तेज हो सके। छठा पॉइंट क्या है, कीमत वृद्धि पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर प्राइसेस। तो सरकार क्या करती है कि टैक्स के द्वारा कीमत वृद्धि पर नियंत्रण करती है। कीमत वृद्धि का एक मुख्य कारण मुद्रा की मात्रा का प्रसार होना है। अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है उस चीज़ की प्राइस भी बढ़ेगी। तो जनता के पास मुद्रा की मात्रा अधिक होने के फलस्वरूप मांग में वृद्धि होती है तथा कीमतें बढ़ती हैं। करों के द्वारा सरकार जनता के पास मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है तथा इसके फलस्वरूप मांग कम होती है। कीमत वृद्धि को नियंत्रित करना संभव होता है। तो कीमत
को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है टैक्स को एक हथियार के रूप में यूज़ करती है। ठीक है, तो ये था कि टैक्स क्या होता है, टैक्स की विशेषताएं हमने पढ़ी, टैक्स के क्या उद्देश्य होते हैं, वो 5 या 6 पॉइंट हमने पढ़े हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।